ओके, एनीवे लेट्स मूव ऑन। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, चलो ठीक है, आप डीप में देखते हैं। आपको मान लिया, सबसे पहले तो आपको अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो फ्रंट एंड ही सीखना पड़ेगा, मैंने पीछे बताया। अब फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको सबसे पहले एचटीएमएल सीखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला जो चीज आपका आता है एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। ये आपकी वेबसाइट का बेसिकली स्ट्रक्चर बनाता है। आपके वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर होने वाला है, जैसी आपकी वेबसाइट मान लिया, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। आपकी बॉडी में स्केलेटन का क्या काम होता है? आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना, कि आपकी बॉडी का हाथ इस तरीके से होना चाहिए, पैर इस तरीके से होना चाहिए, चेहरा इस तरीके से होना चाहिए, आपका सीना, आपका पीठ, आपका पेट इस तरीके से होना चाहिए, राइट? तो ये कौन काम करता है? ये काम करता है आपका एचटीएमएल, आपका स्केलेटन, राइट? तो वो वेबसाइट में जो आपके शरीर में, बॉडी में आपका स्केलेटन काम करता है, वही काम आपका वेबसाइट में आपके एचटीएमएल करता है। ठीक है, आपने स्केलेटन बना लिया फ्रंट एंड में। उसके बाद फिर आपका लेकिन स्केलेटन से सब कुछ हो जाएगा क्या? चलिए बताइए, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? बताइए कोई। करिश्मा कपूर। चलो मान लेते हैं ऐश्वर्या राय। कौन? हेलो। करिश्मा कपूर। हाँ ठीक है, चलो करिश्मा काजोल। कपूर है। ठीक है, चलो कोई भी ले लो, काजोल, करिश्मा कपूर। ठीक है, करिश्मा कपूर को लेते हैं। आप सोचिए, करिश्मा कपूर का मतलब ऐसे स्केलेटन होता, मतलब हॉरर मूवी नहीं बन जाती क्या? मतलब केवल उसका ऐसे केवल स्केलेटन लाके रख दिया जाए करिश्मा कपूर का, कैसा लगेगा भाई? कितना डार्क लगेगा। हाँ, राइट। यस सर। आप यस, तो पूरा का पूरा मतलब एक हॉरर मूवी बन जाएगी। तो यहीं पे आता है आपका सीएसएस पिक्चर में। ये आपकी वेबसाइट को देता है स्टाइल। इसका फुल फॉर्म ही होता है कैस्केड स्टाइल शीट, ठीक है। सॉरी, तो ये आपकी वेबसाइट को देता है पूरा का पूरा स्टाइल। मेन काम ही यही होता है। ठीक है, आपने अभी बताऊंगा कैसे देता। स्टाइल भी दे दिया आपने, स्ट्रक्चर भी बना लिया, स्टाइल भी दे दिया। लेकिन क्या करिश्मा कपूर बस अपने अच्छा दिखने की वजह से फेमस है क्या? नो सर। तब किस वजह से फेमस है? अपने काम की वजह से, राइट? यस। यस सर। अगर उससे भी खूबसूरत कई सारी लड़कियां होंगी इस देश में, लेकिन वो क्यों फेमस है इतनी? क्योंकि उनका काम, वो जिस तरीके से काम करती हैं, उनकी एक्टिंग, ठीक है, वो अपने एक्टिंग, अपने काम की वजह से फेमस। और यही काम करता है आपका जावा स्क्रिप्ट। अच्छा बताइए, आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे क्या दिख रहा है? आप बताइए, आपके स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है इस टाइम पे? HTML, जावा और CSS। और उसके अलावा क्या क्या दिख रहा है? स्केलेटन, नर्व्स और पूरा बॉडी। हाँ ठीक है, ये स्क्रीन को छोड़ के वीडियो के अलावा वो आपको क्या क्या दिख रहा है? और कुछ सर बटन अभी होंगे। तो गूगल मीट पे, हाँ, गूगल मीट पे तो एंड करने वाला बटन, वीडियो एक बटन, माइक माइक बटन, ऑन ऑफ करने का, एक वीडियो ऑन रेज ऑफ हैंड। करने का बटन होगा एक, ठीक है। ऐसे कई सारे बटन होंगे आपके, एक ठीक है, राइट, एक चैट का बटन होगा। यस सर। ठीक है, तो आप चलिए माइक वाले बटन के माइक वाले बटन को ले लेते हैं। माइक वाला बटन जो है, आप देखो एचटीएमएल का क्या काम होता है। वहां पे एक बटन है, ये बताया किसने? एचटीएमएल ने आपके। कोई बटन होना चाहिए, बटन के बीच में एक माइक का क्या होगा, एक सिंबल। आइकन होगा। वो काम कौन करता है? CSS। नहीं, वो सेशन नहीं कर रहा। माइक देखो, एक माइक का बटन होगा और वहां पे एक आइकन होगा। ये काम करता है आपका एचटीएमएल, ठीक है।
सीएसएस क्या करता है, आपका आइकन कहाँ पे होगा, बीच में होगा, आपका बटन कैसा होगा, गोल होगा, ठीक है? राउंड होगा, राउंडेड, उसके बाद उसका कलर क्या होगा, ठीक है? ये सब आपको कौन देता है? सीएसएस। ये सब काम करता है आपका सीएसएस। लेकिन इतने से क्या बटन बन गया? नहीं ना? नो सर, काम भी तो करना चाहिए। हाँ, काम भी करना चाहिए। उसपे जब आप क्लिक करें, तो वो ऑन ऑफ होना चाहिए, राइट? यस सर। Yes, sir. यस, तो अगर आप उसपे दबाएँगे, प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? करवा रहा है? जावा। Yes. आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ, तो वो आप उसपे क्लिक किए, वो ऑन हो गया, वो काम कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। फिर से क्लिक किए, वो ऑफ हो गया, फिर कौन काम कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। और वो कैसा दिख रहा है, वहाँ पे क्या है, ये सब एचटीएमएल सीएसएस का काम है। आप आई होप समझ गए होंगे। यस सर। इसमें डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन। अब देखो, यहाँ पे आते हैं फ्रेमवर्क्स का और लाइब्रेरीज पिक्चर में। बेसिकली अगर एक लाइन में बोलूँ तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का काम होता है आपके काम को आसान करना। चलो मान लिया आपको मैंने एक कील दे दिया और एक लोहे का टुकड़ा दे दिया किसी भी मतलब तरीके का। उसके बाद मैंने बोला कि आपको इसे किसी दीवार के अंदर ठोकना है। आप उस लोहे के टुकड़े से ठोकेंगे, शायद आपको थोड़ी-सी दिक्कत पड़े। ठोक ले जाएँगे, मैं आई एम श्योर आप उससे भी ठोक ले जाएँगे, लेकिन उससे आपको थोड़ी हो सकती है परेशानी, हो सकता है आपका उँगली कहीं बीच में आ जाए तो आपको खतरा भी हो सकता है। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर उसी लोहे के टुकड़े को आप एक हैमर के आकार का बना लीजिए, उसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा लीजिए और एक पूरा हैमर बना लीजिए, फिर उससे ठोकिए, तो आपको आसान पड़ेगा कि नहीं? सर। आसान पड़ेगा, राइट? तो यही यही काम होता है आपका सेम फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। कोई कुछ बोल रहा था क्या? हेलो? नो सर। ओके। तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ का बेसिकली यही काम होता है कि वो आपके काम को आसान करते हैं। आप चाहें तो सारा काम सीएसएस में कर सकते हैं, एचटीएमएल में कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, सारा का सारा काम। लेकिन उससे आपको थोड़ी-सी अ, वो थोड़ा-सा काम हार्ड होगा, उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे आप रिएक्ट का इस्तेमाल करें, एंगुलर का इस्तेमाल करें, Vue.js का इस्तेमाल करें या प्री रिएक्ट और svelte, एम्बर इन सब का इस्तेमाल करें, तो ये आपके काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो इस समय टॉप पे आपका जो फ्रंट एंड में जो टॉप का आपका लाइब्रेरी है वो वहाँ पे आपका रिएक्ट 47% आप देख ही सकते हैं, लोग डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं इसे। इस समय दूसरे नंबर पे जो है आपका वो है Vue.js 26% डेवलपर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, Vue.js इस समय आपका काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ठीक है? और ये शायद कुछ आने वाले सालों में रिएक्ट को पीछे भी कर दें। तो Vue.js एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप फ्रंट एंड सीखने जा रहे हैं। उसके बाद एंगुलर, आप एंगुलर भी ट्रेंड में अभी उसका ट्रेंड घटा था पर धीरे-धीरे फिर से ट्रेंड में आ रहा है। आप चाहें तो सीख सकते हैं, पर वैसे Vue.js ज़्यादा ही बेटर है और React.js आपका ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। उसके बाद आपका आता है svelte, ये भी काफ़ी नई एक फ्रेमवर्क आई है, लेकिन आगे आने वाले 10 सालों में इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिमांड होने वाला है। अभी तो ये केवल 4-5% मार्केट शेयर है इसका, पर लेकिन धीरे-धीरे ये एक बोल सकते हो राइजिंग स्टार है ये। इसका धीरे-धीरे डिमांड बढ़ने ही वाला है। जिस तरीके से svelte है, मैं खुद इस टाइम पे svelte सीख रहा हूँ और बोल सकता हूँ कि इसका ट्रेंड जो है आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप चाहें तो इस समय अगर आप मुझसे ओपिनियन लेना चाहेंगे कि फ्रंट एंड में आपको कौन-सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए या लाइब्रेरी, तो मैं यही 3 चुनूँगा, रिएक्ट, Vue.js एंड svelte, ठीक है? समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर।
ओके, लेट्स मूव ऑन। बैकएंड टेक्नोलॉजी, चलिए आपने सर सब कुछ हाँ, सर वो जो स्वेल्ट एम्बर वगैरह थे उनमें से सब अलग अलग काम करते कि एक ही काम करते सब? नहीं सब अलग-अलग आपके लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क हैं। मतलब कोई अलग काम करता है, कोई अलग काम करता है ना, ऐसा है ना? नहीं, अगर आप काम की बात करते हैं तो किसी भी फ्रेमवर्क से आप सारे काम कर सकते हैं या डायरेक्टली आप सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में भी सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जो अ, उनको काम करने का तरीका होता है, एक मान लिया जैसे हैमर का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, कुछ हैमर्स होंगे जो काफ़ी बेहतरीन होंगे, कुछ हैमर्स होंगे थोड़े बेकार होंगे, राइट? यस सर। तो सबकी अपनी-अपनी एक वो होती है सब अपने हिसाब से होते हैं, तो उसी तरीके से ये ये आपका इसका मतलब ये सब अपडेटेड वर्ज़न के हिसाब से है क्या? हाँ जी, क्या अपडेटेड वर्ज़न मैं समझा नहीं। मतलब एक मतलब ये रिएक्ट है, एंड्रॉइड वो मतलब एक ज़्यादा ही मतलब इससे ज़्यादा अपग्रेड हुआ है, उसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स मिलता है, ये क्या ऐसा? आप ऐसा कुछ नहीं है मतलब देखो रिएक्ट जो इस समय आपका टॉप पे है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इसे डेवलपर पसंद करते हैं, इसमें कई सारी फीचर्स होते हैं, मैंने वैसे रिएक्ट पढ़ी नहीं है। लेकिन जो भी मेरे पढ़ने वाले क्लासमेट्स हैं या जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो तो कई बार मुझे भी बोलते हैं रिएक्ट सीखने के लिए, वैसे मैंने अभी तक सीखा नहीं। Vue.js थोड़ा-सा मैंने सीखा और या अभी Svelte सीख रहा हूँ। ओके अ, सर। मैंने शायद आपके क्वेश्चन को सही से समझा नहीं तो अभी बाद में जवाब देते हैं, बाद में Q&A का रखते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। अब देखो चलो आपने वेबसाइट बना लिया पूरा का पूरा, राइट? आपने उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर ली, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, सीएसएस या जो भी आपने फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके फ्रंट एंड बना लिया। लेकिन बिना बैकएंड के मतलब आप बॉडी को ही ले लेते हैं, आप बॉडी के अंदर आपके ऊपर से जो दिख रहा है, आपका शरीर दिख रहा है, क्या बस वो दिखने से ऐसे हो जाएगा? तब तो आप बस केवल लाश हैं, राइट? आप केवल एक डेड बॉडी होंगे, अगर आपको अंदर से सब कुछ इतनी सारी जो फंक्शनैलिटी होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके बाद रेस्पिरेशन का एकदम पूरा सिस्टम होता है। ये सारे आपके बैकएंड में काम करते हैं, राइट? इनके बिना क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं? नो सर। इनके बिना आप एक डेड बॉडी हैं। तो यही आपका बैकएंड होता है। आप वेबसाइट में जो भी देखते हैं, जो भी फ़ील करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपका फ्रंट एंड में आता है। उसके अलावा जो कुछ भी है वेबसाइट में, वो आपका बैकएंड में आता है और बैकएंड सबसे मेन कंपोनेंट हो गया, फ्रंट एंड से ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रंट एंड वैसे भी ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बैकएंड मुझसे अगर पूछोगे तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप आपकी वेबसाइट एक डेड वेबसाइट ही बोल सकते हो, काइंड ऑफ। सर पाइथन ऐप सर पाइथन गेम बनाने के लिए यूज होता है, वैसे ही पीएचएफ किसके लिए यूज होता है? पीएचपी यस सर। पीएचपी आपका बैकएंड के लिए इस्तेमाल होता है। गेम बनाने पाइथन का केवल गेम बनाने में काम नहीं आता है। आप अगर गेम बनाना चाहते हैं तो मोस्टली आपको प्रेफ़र करना चाहिए सी शार्प वगैरह, ठीक है? ये जो सी शार्प आप देख रहे हैं या जावा का करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी फ़ास्ट होते हैं और आजकल के गेम देखते हो पबजी वगैरह कितने ज़्यादा मतलब लैग कर सकते हैं। अगर आप पाइथन में बनाएँ तो काफ़ी ज़्यादा लैग कर सकते हैं। बेटर है आप जावा में या सी शार्प वगैरह में इस्तेमाल कीजिए। पाइथन का और सारे चीज़ों में जैसे आपका मशीन लर्निंग हो गई, एआई हो गई, डाटा साइंस हो गया, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर आप जावा या सी शार्प से करने जाएँगे, तो लिटरली बोल रहा हूँ मतलब कि हालत पंक्चर हो जाएगी। इतनी ज़्यादा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेंगी, सारी लाइब्रेरीज़ खुद से लिखनी पड़ेंगी और वगैरह-वगैरह। तो पाइथन काफ़ी ईज़ी लैंग्वेज है इसलिए मशीन लर्निंग और ये मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स ये सब आपके बहुत कॉम्प्लेक्स काम होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए उसमें आपका पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की मैं बात करूँ बैकएंड में तो वो आपका पीएचपी है। पीएचपी में अभी भी 75% वेबसाइट्स
लिखी हुई हैं। वैसे काफ़ी सारे डेवलपर्स बोलते हैं कि पीएचपी डेड हो रही है, लेकिन ये 20 साल से बोल रहे हैं कि वो डेड हो रही है। अभी भी पीएचपी का काफ़ी बड़ा रोल है और अभी भी पीएचपी काफ़ी ज़्यादा काम किया और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। तो अगर आप बैकएंड सीखना चाहते हैं तो पीएचपी आप बिना किसी झिझक के सीख सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन पाइथन है। अ, पाइथन भी वेब डेवलपमेंट में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जावा सी शार्प तो आप वैसे कुछ वेबसाइटें अब भी उस में हैं, लेकिन आप अवॉइड कीजिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इनका उतना डिमांड रह नहीं गया है। 2000 के बाद से जावा का 2012 तक करीब जावा का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, लेकिन उसके बाद से ये भी काफ़ी ज़्यादा घट गया है। तो बेटर आपका होगा कि इन्हीं दोनों में से चूज़ कीजिए कोई भी एक, आप अगर बैकएंड सीखने जा रहे हैं तो। सर अ, एनी अच्छा, क्वेश्चन? तो अगर इन दोनों में अगर पाइथन और पीएचपी में से अगर कोई सीखना होगा तो सबसे पहले कौन-सा सीखें? मतलब ईज़ी टू लर्न कौन-सा है? ईज़ी मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए अभी? अ, सबसे ईज़ी तो पाइथन है, नो डाउट, ठीक है? हुँ, लेकिन अगर काम की बात करें तो पीएचपी काइंड ऑफ आपका ज़्यादा काम कर सकता है। पाइथन में ये मैं पार्टिकुलर वेब बैकएंड की बात कर रहा हूँ, वरना पाइथन आपका हुँ, काफ़ी आगे, अगर एआई, एमएल, इन सब डाटा साइंस हो गया, इन सब में आपको नो डाउट पाइथन ही सीखना चाहिए। लेकिन अगर अ, वेब डेवलपमेंट में बैकएंड की मैं बात करूँ तो पीएचपी आपकी ज़्यादा काम की चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा 75% वेबसाइट्स इसी में लिखी हुई हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका अभी भी डिमांड है। लेकिन आपका ओके दूसरा सर। हाँ, दूसरा ऑप्शन और सबसे ईज़ी जो है वो पाइथन है।